कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि कवि कल्पनाएं करता है, कवि इमेजिनेशन करता है, अपने घोड़े दौड़ाता है और ऐसी ऐसी घटनाओं को जोड़ के लिख देता है जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं रहा होगा, और इसी एग्जिस्टेंस के अंदर वो लिख गया कि वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अपने को आज भी लगता है यार श्रीलंका की राजकुमारी और मेवाड़ का राजा गया शादी करने के लिए, फिर तोता आया, तोते के पीछे चला गया, 1302 से 1303 एक साल का जिसका शासनकाल है, वो कहते हैं 7 साल तक वहां पे भटकता रहा था, फिर पद्मिनी को लेके आया था। जचती नहीं है कहानी। इवन यहां तक कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लास्ट में खुद ने कहा है कि साहब ये इमेजिनेशन है मेरी, और मैंने इसके माध्यम से भगवान की बातें की है, मैंने वो जो रूहानी शक्तियां उनकी बातें की है। परंतु वहां तक कौन जाए, हम सब ने उसको हिस्ट्री मान के पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए अपने दिमाग में आज भी सिंहल द्वीप का हमने श्रीलंका बना दिया। भगवान जाने उसने सिंहल द्वीप क्या माना था क्या नहीं माना था। मुझे तो आज ही बड़ा अजीब सा लगता है कि यार पद्मिनी की सुंदरता का इतना वर्णन किया हुआ है, ये इतनी वो, और वो वैसे ही वर्णन, वैसे गोरे रंग की थी, उसको जब पानी पीती थी यहाँ से पानी दिखता था। मुझे लगा कि यार हिस्टोरियन को थोड़ा सा जलवायु का तो ध्यान देना था। साउथ में भी सुदूर श्रीलंका, वहां के लोग कैसे होते हैं हमने देखे नहीं, सारे क्रिकेट प्लेयर देखे हुए, उनका रंग अपने को देखा हुआ है, और तुम कहते हो कि वहां की एक राजकुमारी इतनी सुंदर आ गई थी, तो ये तो मूर्ख बनाने वाली सी बात हो जाती। परंतु है अपने पब्लिक में तो वही है, डोमेन के पब्लिक डोमेन में तो वही बातें हैं, वो बातें हैं तो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वैसी बातें भी करते हैं। परंतु अपने याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट हो सकता है, मलिक मोहम्मद जायसी हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। पद्मावत जो है वो एक पोइट्री है, बहुत अच्छी अवधी भाषा की पोइट्री है, उसमें नो डाउट, कोई उसमें संदेह, उसमें शक शुबा करने की आवश्यकता नहीं। परंतु आप कहोगे इसको इतिहास के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, तो थोड़ी सी बात ही अजीब सी लगती है। और फिर एक दिक्कत और हुई, इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी वाली बात को इतना ज्यादा उठा के रख दिया कि अपने जो लोकल चीजें थी उनको भुला दिया गया। अपने जो लोकल जनमानस की अपनी जो कहानियां, राजस्थानी जो सोर्सेज है, राजस्थान लिटरेचर के जो सोर्सेज है, वो दूसरी बात कहते हैं। राजस्थान लिटरेचर वाले अपने कहते हैं कि साहब वो पुगल की राजकुमारी थी। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल, और पुगल की राजकुमारी थी, और बाकायदा अपने तो कहानियां हैं, ऐसे दोहे बने हुए हैं कि पुगल का पुनपाल भाटी नाम करके कोई बंदा था, उसकी बेटी थी, उसकी शादी की हुई थी। दोहा है अपने तो कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियो परिणीगढ़ चित्तौड़। कि पुगल गडर की पद्मणी तू रानी सिरमोड़, कि तू सभी रानियों में सिरमौर है, सर्वोपरि है। जैसलमेर जलम लियो, उस समय पुगल जैसलमेर रियासत का भाग हुआ करता था। और कहते पुनपाल भाटी पहले जैसलमेर में थे, लेकिन बाद में उनको पुगल का ठिकाना मिल गया था, इसलिए पुगल आ गए थे। तो जैसलमेर जलम लियो कि पैदा तो जैसलमेर में हुई थी, परिणीगढ़ चित्तौड़, और तेरी पर शादी तेरी कहां जाके करवाई है, ठीक चित्तौड़ के अंदर। आज भी गांव के अंदर जो सुंदर लड़की हो, या किसी ग्रामीण से किसी सुंदर लड़की के बारे में बताना हो, सुंदर महिला की विशेषता बतानी हो, तो पुगल की पद्मिनियों से तुलना की जाती है। अरे वो कितनी सुंदर है, वो तो पुगल की पद्मिनी की तरह सुंदर है। तो आज भी पुगल की पद्मिनियां फेमस है, पर भगवान जाने ये सिंहल द्वीप कहाँ से लाए। मुझे तो लगता है यार मलिक मोहम्मद जायसी ने बेचारे ने पुगल ही सुना होगा, लेकिन ठेठ बीकानेर बॉर्डर से यूपी तक जाता जाता पुगल उसके सिंगल बन गया था, और उसने सिंगल लिखा, और सिंगल को अपने वालों ने सिंहल कर दिया, और सिंहल वालों को यहाँ तक लाते लाते अपने वालों ने उसका श्रीलंका बना के रख दिया। तो ये ऐसे बातें जोड़ दी गई, बाकी सच्चाई वाली ज्यादा बातें है नहीं। ज्यादातर ने स्वीकार किया, किसने स्वीकार नहीं किया तो आपने ध्यान रख लेना कि सूर्यमल मिश्र ने स्वीकार नहीं किया। अपने बूंदी के हिस्टोरियन में और पढ़ेंगे इनके बारे में आगे अपने। और अब देखो एक और अपनी बुक्स है ना, कई बार है ना इनको मिश्रण लिख देती है, तो भाई ये मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण। तो ये सारी बातें आप याद रख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। और पढ़ेंगे हम आगे, जैसे जैसे बातें आएगी कई, तो इनके बारे में और चलती रहेगी चर्चाएं। पर अभी रतन सिंह के बारे में इतनी सब बातें आप याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। ये तो रतन सिंह की बातें सारी। ये पद्मिनी का आप फोटो देखना चाहो तो देख लो, ये जौहर का सीन बताया हुआ है कि जौहर के अंदर पद्मिनी बैठे हैं अग्नि की ज्वालाओं के अंदर, और 25 अगस्त 1303 का ये जौहर था। चित्तौड़ का पहला जौहर है ये, चित्तौड़ का पहला साका है ये। मैंने बता दिया आपको जौहर वगैरह क्या होता है, वो सब चीजें आप देख लेना। अब अगला अगला राजा जाओ, देखो हमीर के बारे में बताया हुआ, मैं बताता हूँ। देखो क्या है, क्या पढ़ना है हमें, हमीर के बारे में पढ़ना है क्या, वो भी देखो, देखते हैं अपने क्या क्या चीजें दे रखी है कि अपने को है क्या क्या पढ़ना। एक तो उसके विक्ट्री कैंपेन पढ़ने, और क्या पढ़ना है,
और अपने को उसके टाइटल्स पढ़ने, दो ही चीजें दे रखी है अपने को इसमें। तो ये ना, ये एक दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी राजा पढ़ो, कि वास्तव में इसमें पढ़ना है क्या चीज, क्या क्या काम की है। तो दो चीजें काम की है कि भाई एक तो उसके विक्ट्री कैंपेन देखने, एक उसके टाइटल्स देखने। अब अपने देख लेंगे, विक्ट्री कैंपेन देख लेंगे, टाइटल्स देख लेंगे इसके कौन कौन से। तो अपने देखते हैं, देखो हमीर के बारे में, कौन था हमीर, क्या था, सुन वापस सुनना। अब मैं थोड़ा वापस पीछे जाके बताता हूं आपको, देखो गौर करना मेरी इस बात पे। गुहिल, गुहिल की पीढ़ी के अंदर हुए बप्पा या बापा, इसी पीढ़ी में चलते चलते एक राजा आया रण सिंह, या उसका एक नाम और मिलता है कर्ण सिंह। ध्यान देना इस बात पे, रण सिंह या कर्ण सिंह। इसके दो बेटे हुए, एक का नाम था कोई श्याम सिंह, एक का नाम था राहप। कहते हैं बड़ा भाई जो था, बड़े भाई को राजा बनाया गया, राजा राजधानी में रहे, तो उसे चित्तौड़ दे दिया गया। छोटे भाइयों को गांव दिया करते थे, उन गांव को बोलते थे ठिकाना, और इसको एक ठिकाना दिया गया, और वो ठिकाना था सिसोदा। राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है सिसोदा। और यहां के बाद में क्लियर डिवाइडेशन दिखाई दिया कि जो बड़े भाई जो राजा बनेंगे वो अपने नाम के आगे टाइटल लगाएंगे रावल, और ये जो छोटे भाई होंगे ये अपने नाम के आगे टाइटल लगाएंगे, वो टाइटल होगा राणा। तो इस श्याम सिंह के बाद में जितने राजा उनके नाम के आगे रावल, रावल लगा हुआ मिलेगा अपने को। और इधर जो सिसोदा वाले थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाने लगे थे, राणा लगाने लग गए थे। इस श्याम सिंह से पहले वाले राजा या रण सिंह से पहले वाले जो भी राजा है उनके नाम के आगे रावल नहीं लगता था, कहते हैं उनकी उपाधियां राजा थी। फिर अपने कहते हैं हमने तो बप्पा रावल आलू रावले से नाम पढ़े। तो इतिहासकार कहते हैं फिर कि हुआ क्या कि जब हिस्ट्री इन मेवाड़ के राजाओं ने लिखवानी शुरू की, कुंभा के टाइम में जब ये हिस्ट्री के बारे में थोड़ा लिखवाया जाने लगा ढंग से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति इनके अंदर लिखवाई जाने लगी, तो इनके टाइम में इनको पता था कि हमारे जो पूर्वज थे इनकी उपाधि रावल थी। रण सिंह वाली ये उपाधि चली आ रही थी तो रावल वाली, इससे पहले वालों की उपाधि इनको भी ज्यादा किसी को पता नहीं थी। तो कहा भाई राजा को क्या कहते हैं, राजा को रावल कहते हैं, राजा को नो बप्पा, तो बाद वालों ने उसके नाम के आगे बप्पा रावल वैसे जोड़ दिया। पर कहते हैं इससे पहले वालों की, इनकी बप्पा की, गोहिल की, इनकी उपाधि रावल नहीं हुआ करती थी, इनकी उपाधि राजा ही थी। रावल की उपाधि हमें इस यहाँ से क्लियर डिवाइडेशन दिखाई देता है रण सिंह करण सिंह के बाद, और वहां से दिखाई देता है। अब श्याम सिंह बन गया, इधर रावल बन गया। अब इस श्याम सिंह वाली पीढ़ी में रावल बनते आ रहे हैं लगातार, और यूं करते करते जैसे समर सिंह बने, और समर सिंह के बाद में बन गया रतन सिंह, रतन सिंह रावल बन गया यहाँ पे। और जो रतन सिंह था वो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो रावल शाखा का अंतिम कोई राजा हुआ था रावल ब्रांच का, तो रतन सिंह था। अब कोई पूछ ले कि मेवाड़ की रावल ब्रांच का अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा कौन था उसका, रतन सिंह उसका अंतिम राजा हुआ था। रतन सिंह यहाँ पे मर गया था, और कहते हैं रतन सिंह का एक छोटा भाई हुआ करता था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण यहाँ से बाद में नेपाल की तरफ चला गया था, और नेपाल में बाद में इसके जो वंशज हुए थे, पृथ्वी नारायण शाह नाम करके वंशज हुआ था, उसने नेपाल में एक डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। और मैंने बताया कि बड़े भाई रावल लगाते थे, छोटे वाले भाई जो राणा लगाना शुरू हो जाया करते थे, इसलिए कुंभकर्ण एक तरीके से राणा है, इसलिए नेपाल में उसने राणा डायनेस्टी की स्थापना की थी। वो राजा नाम के आगे शाह भी लगाने लगे थे, तो आप शाह डायनेस्टी भी देख लेते हो। और वो जो नेपाल की डायनेस्टी थी वो 2007 तक वहां पर थी। 2007 के बाद वहां पे डेमोक्रेसी आई है, तब तक वहां पे ये राजतंत्र हुआ करता था। और मैंने आपको और बताई थी बात एक कि कल जब मैं कह रहा था कि गुहिल वंश की 24 ब्रांचेस थी, और उनमें एक ब्रांच नेपाल के अंदर थी। तो नेपाल वाले जो हैं वो गुहिल हैं, नेपाल वाले जो हैं वो अपने मेवाड़ से गए हैं, नेपाल वाले जो हैं वो रतन सिंह के छोटे भाई थे कुंभकर्ण, उनके वंशज है अपने। ये बात भी अपने याद रखना। तो ये तो इधर वाली पीढ़ी, रावल रतन सिंह भी जाके खत्म हो गए। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम राजा है। अब इधर इधर राहब को दिया था, तो कोई पूछे सिसोदा गांव की स्थापना किसने की थी, तो कहीं ना कहीं ठिकाना किसको मिला था, राहब को। अब यहाँ पे राहब के बाद में बनते आ रहे थे, यहां पर एक बंदा बना लक्ष्मण सिंह, तो ये राणा हो गया, राणा लक्ष्मण सिंह हो गया। जब इधर रतन सिंह थे, राजा बने हुए थे, तब सिसोदा के अंदर जो सामंत बैठा था, वह उनका जो फ्यूडल बैठा था, ये जो छोटे भाई होते थे इनको फ्यूडल बोलते थे, फ्यूडल कहते या फ्यूडल लॉर्ड कहते, या हिंदी में कहते थे सामंत, या ज्यादा नॉन शब्द आपने सुना हो, जमींदार, जागीरदार, ठाकुर टाइप के शब्द बोला करते थे। लक्ष्मण सिंह था।
जब, और ये होता था कि राजा पे जब हमला होगा तो आसपास के जितने भाई होंगे वो सहायता करने के लिए जाएंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर हमला किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाइयों को कहा आओ भाई सहायता करने के लिए। लक्ष्मण सिंह सहायता करने के लिए गया, कहते अपने 7 बेटों के साथ सहायता करने के लिए गया था। और 1303 वाले उस हमले में, उस केसरिया, मैंने कहा था केसरिया में जीते जाएंगे, सब लड़ते हुए मारे जाते थे। नहीं केवल लक्ष्मण सिंह बल्कि इसके 7 बेटे भी इसके अंदर शहीद हो गए थे। 7 बेटे यहां पर शहीद हो जाते हैं। सुनना अब इससे आगे की थोड़ी सी बात और सुनना। एक तो ये रावल वाला नहीं विभाजन ध्यान रखना कि रावल और राणा शाखाएं जो है वो एग्जैक्टली कहां कहां से अलग हुई थी, तो रण सिंह के बाद में अलग हुई थी, ये वाली बात याद। नोट्स के अंदर आपके लिखा हुआ और मिल जाएगा, पर थोड़ी ध्यान दे लेना। अब लक्ष्मण सिंह की बातें मैं वापस बताता हूं। देखो लक्ष्मण सिंह जो था, सात बेटों के साथ युद्ध लड़ता हुआ शहीद हो गया था। लक्ष्मण सिंह का एक बेटा था, 7 जो शहीद हुए थे उनमें एक बेटा था अरि सिंह, और जो इसका बेटा एक बच्चा था जो बाद में सिसोदा को संभालता है, उसका नाम था अजय सिंह। अजय सिंह नाम था। अरि सिंह तो उसके अंदर एक्सपायर हो गया था, अजय सिंह बच गया था। सिसोदा का बाद में जो सामंत बनता है, फ्यूडल बनता है, वो अजय सिंह बन जाता है। इनके मरने के बाद में अजय सिंह को एक बात पता चली। अरि सिंह की एक बात है बड़ी जोरदार सी, कि अरि सिंह जब राजकुमार हुआ करता था, अरि सिंह लक्ष्मण सिंह का बड़ा ही बड़ा बेटा था। जब ये राजकुमार हुआ करता था यहाँ का, मतलब सिसोदा के सामंत का बेटा, एक तरीके से कुंवर ही है। ये जब कुंवर हुआ करता था वहां का, एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था, और जब उस घोड़े पे जा रहे थे तो एक कोई सुंदर सी लड़की और अपने खेत के अंदर जा रही थी, भैंसे वैंसे ली हुई उसके पास, भैंस की रस्सी उसने पकड़ रखी अपने पास में, और कोई अरि सिंह का एक साथी था और उसने उस लड़की को कुछ बोल दिया, पीछे छेड़ दिया, मतलब टोंट मारा उस पर कुछ भी। तो लड़की को बड़ा गुस्सा आया, और उसने जैसे ही बोला, लड़की ने के हाथ में वो रस्सी थी, उसने वो रस्सी फेंक के मारी, रस्सी फेंक के मारी तो घोड़े के पैरों में लगी, घोड़ा और घुड़सवार दोनों गिरे नीचे आके। हरि सिंह को बड़ा शानदार लगा। हरि सिंह को लगा यार ये लड़की बहादुर लड़की, मैं यदि इससे शादी करूं, इसके जो बेटा वो और कितना बहादुर हो। और कहते हैं हरि सिंह ने उससे वहां पे शादी कर ली। वहीं पे हाथों हाथ उनके घर पे गया, उसे पता चला किसकी क्या लड़की है, पता चला था गाँव के कोई सामान्य से ही राजपूत है, उनकी लड़की है ये, तो उनसे शादी कर लेता है। पर उसे लगा यार मैंने तो अचानक यहाँ पे शादी कर ली, ये कोई बड़ी राजकुमारी भी नहीं है, पापा के पास गए तो पापा पता नहीं क्या कहेंगे, तो उसने उसको अलग ही रख दिया और किसी को बताया भी नहीं कि ये मेरी वाइफ है और यहाँ पे रहती है। और उसके बेटा और हो गया एक, और जो बेटा हुआ था उसका नाम था हमीर। और एक कौन सी मूवी है जिसके अंदर वो सारे भाई शादी नहीं करते हैं, परेश रावल अलग से एक वाइफ रख लेता है, अक्षय खन्ना का ही है ना, हलचल, हलचल मूवी होनी चाहिए शायद, तो वैसा सा कुछ हरी सिंह के साथ में। तो हरी सिंह वहां पे अलग से एक वो वाइफ उसकी और उसका बेटा हमीर यहाँ पे। अब पता चला कि साहब हरी सिंह युद्ध में लड़ता मारा गया, तो बेचारी वो अपने पीहर चली गई वापस अपने बेटे को लेके। अजय सिंह जब इधर सामंत बना, अजय सिंह को ये बात पता चली, यार मेरे भैया की एक ऐसे ऐसे शादी और की हुई थी, मेरे तो भतीजा और है। तो वो जाता है और वो जाके अपने जो भाभी होते हैं उनको कहता है भाई नहीं आपका हिस्सा है राज्य में, आप वहां जाके रहो, अपने पीहर मत रहो, ये हमारी बेइज्जती, और इस बच्चे को वहां पे रखो, आप वहां पे पालन पोषण करो। और वो इनको भाभी और भतीजे को लाके वहां पे सिसोदा के अंदर तो वो दोनों रहने लग जाते हैं यहाँ पे। हमीर वहीं पर पालन पोषण उसके चाचा द्वारा पालन पोषण किया जाता है। कहते हैं जो चाचा थे अजय सिंह, इनका एक बेटा था सज्जन सिंह। हमले हो रहे थे, एक बार को सिसोदा पर किसी का हमला हुआ, और सिसोदा पर हमला हुआ तो अजय सिंह ने सज्जन सिंह को कहा कि जा सज्जन, और जाके इन हमलावरों को भगा के यहाँ से। सज्जन सिंह गया, सज्जन सिंह से हमलावर नहीं भागे, वापस आ गया। हमीर छोटा था हालांकि, अजय सिंह का भतीजा था। अजय सिंह का हमीर तू जा यार इस बार। हमीर गया यार, छोटा था उसके बाद बावजूद बहादुर था, और हमीर जाके उनको भगा के आ गया। तो अजय सिंह ने कहा यार लड़का तो ये है, और उसने कहा वैसे ही मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा है, इसलिए सिसोदा का सामंत जो अगला बनना चाहिए। मैं क्यों बना, क्योंकि भैया और पापा सब एक्सपायर हो गए, पर यदि भैया होते तो इनका ही कब्जा होता, तो मैं अगला सामंत है वो हमीर को ही बनाऊंगा। इसलिए अजय सिंह ने अपने भतीजा हमीर को यहाँ का सामंत बना दिया था। सज्जन सिंह नाराज हुआ, उसने कहा यार पापा किस बात के, तुम अपने भतीजे को दे रहे हो, चाचा के बेटे को दे रहे हो, मुझे तो दे ही नहीं रहे। और वो यहाँ से नाराज हुआ, उसने कहा मैं सिसोदा नहीं दे रहे तो मैं तो रहूंगा ही नहीं, कहीं जाके नौकरी कर लूंगा। और सज्जन सिंह के लिए कहते हैं कि सज्जन सिंह महाराष्ट्र चला गया था। और इसी के पीढ़ी में आगे चलते 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 एक लड़का हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र पर बाद में राज किया था, महाराज छत्रपति शिवाजी। तो मैं कल आपको फिर बता रहा था कि शिवाजी जो है वो भी यहीं के थे, वो भी सिसोदा के गए हुए थे यहाँ से। इसलिए शिवाजी जब राजा बन जाते हैं तो कहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं सिसोदिया हूँ, मैं मेवाड़ का हूँ, मैं गुहिल हूँ, वो सब बात बताते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अपने रिलेशन याद रखना, दिमाग में रहेगी बात।
इधर हमीर यहाँ का सामंत बन जाता है। हमीर जब सामंत बनता है, उधर चित्तौड़ पर कब्जा किसने कर रखा? चित्तौड़ पर पहले खिजर खान आ गया, खिजर खान के बाद में मालदेव सोनगर आ गया। मालदेव सोनगर आया हुआ इधर हमीर पर, हमीर को लगेगी यार ये अपने को चित्तौड़ वापस छीन। उधर 1320 में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाती, खिलजी वंश ही समाप्त हो जाता। आपस में लड़ झगड़ के मलिक काफूर नाम का उनका प्रधानमंत्री था, और उसने कई बेटों को मार दिया, कई को अंधा कर दिया, फिर फाइनली वो भी मर गया। यूं करके 1320 में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई, नई तुगलक डायनेस्टी आ गई। जैसे तुगलक डायनेस्टी आई तो जो मालदेव सोनगरा था उसको वहां से सपोर्ट मिलना दिल्ली से बंद हो गया। हमीर को लगा अब मौका है, हमीर ने अपने आसपास के लड़कों को इकट्ठा किया और उसने मालदेव सोनगरा को तंग करना शुरू किया। और कहते हैं फिर फाइनली मालदेव सोनगरा की भी मृत्यु हो जाती है, और मालदेव सोनगरा का बेटा था बनवीर सोनगरा, उसके 2-3 बेटे थे। कोई तो कहता है इसने बनवीर सोनगरा से, या उसके एक बेटे का नाम और था जैसा सोनगरा, जो जैसा ऑप्शन में है वैसा आप तो कर लेना आपने, ऐसा कोई, या तो उसका बनवीर नाम का जैसा नाम के बेटे थे, वो चित्तौड़ को यहाँ पे संभाल रहे थे। हमीर एक दिन हमला करता है, उनको यहाँ से भगा देता है और भगा के चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। चूंकि हमीर कहां से गया? सिसोदा से गया था। हमीर सिसोदा से गया था और उसने चित्तौड़ पे जाके कब्जा कर लिया, इसलिए हमीर के बाद में जितने राजा बने वो सिसोदिया हो गए। वंश तो गुहिल ही है, लेकिन गुहिल की वंश की कौन सी ब्रांच आ गई? तो सिसोदिया ब्रांच आ गई। सिसोदिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिसोदा से गए थे। मैंने और बताया कि पहले चित्तौड़ वाले रावल लगाते थे, सिसोदा वाले राणा लगाया करते थे। हमीर सिसोदा से गया था, इसलिए हमीर ने बाद में राणा लगाया करता था, राणा हमीर का कब्जा हुआ। क्योंकि चित्तौड़ का पूरे का राजा बन गया, इसलिए उन्होंने नाम क्या किया? महाराणा लगाने शुरू कर दिए थे। तो ये राणा लगाने वाला या महाराणा लगाने वाला पहला जो कोई चित्तौड़ का राजा हुआ था, तो पहला राजा हमीर हुआ था। शुरुआत में राणा टाइटल मिलते हैं, धीरे धीरे महाराणा मिलने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा भी कोई अलग अलग डिवाइडेशन नहीं है। हमीर के नाम में गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने सबसे बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने उसके नाम के आगे महाराणा लिखा है। तो आप राणा महाराणा कुछ याद रख लें, ये टाइटल हमीर के बाद में मिलने लगता है। उसके बाद में सिसोदिया कहलाने लगते हैं। ये अपने वो रीजनिंग वाली सी बात है। हम नहीं पढ़ते कि कहता है वो सभी फूल पत्ती है और सभी पत्ती फूल नहीं, ऐसे आते हैं। तो आप वो कह सकते हो कि सभी सिसोदिया गुहिल है, पर सभी गुहिल सिसोदिया नहीं, कि गुहिलों में सिसोदिया केवल कौन से हैं? जो सिसोदा के थे। अब चूंकि इसके बाद में सारे राजा यही बने, फिर इंडिपेंडेंस आजादी तक के सारे राजा यही बने, इसलिए आजादी तक के राजाओं का टाइटल आपको राणा महाराणा ही मिलेगा, सारे के सारे अपने को सिसोदिया कहते हुए मिलेंगे। तो ये हमीर से अलग हुए थे बाद में। हमीर की पीढ़ी आगे चलने लग गई थी, और उसने बनवीर सोनगरा का दो जैसा सोनगरा, दोनों ही नाम मिल जाते हैं, ऐसा कोई है नहीं। इतना इस पे लोड भी नहीं लेना एग्जैक्टली कौन सा क्या मानना, जो ऑप्शन है उसके अनुसार कर लेना। और इनको हरा के वहां पर उसने हमीर ने वापस कब्जा कर लिया था। अब मैंने बताया कि उधर तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। जब उधर तुगलक डायनेस्टी आ गई तो तुगलक डायनेस्टी में एक राजा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं कि ये जैसा मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया, और इसने जाके मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि यार ये था तो हमारा चित्तौड़ और हमीर ने कब्जा कर लिया, तू सहायता कर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना भेज दी। हमीर बड़ा बलशाली आदमी था। हमीर गया, सामने जाके सेना से लड़ाई करता है और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा देता है। कहते अपने बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली, तो कहते हैं सिंगोली के युद्ध के अंदर, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा दिया था। और आप देखोगे भी ये समकालीन भी। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, 1326 के अंदर इधर हमीर राजा बना हुआ आपका। तो ये भी याद रखना कि सिंगोली के युद्ध में उसने किसको हरा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसने सिंगोली के युद्ध के अंदर हरा दिया था। अब मैं लो वापस उस पर जाके आपको बातें बताता हूँ। दो बातें याद रखना, एक तो हमीर ने चित्तौड़ पे कब्जा किया, हमीर सिसोदा का है इसलिए सिसोदिया हो गए, राणा टाइटल लगना शुरू हो गया। अब देखो वापस देखते हैं अपने, सॉरी, आपने कहा कि अपने को एक तो पढ़ने विजय अभियान। तो विजय अभियान कौन कौन से हो गए? अब मैं विजय अभियान कहूं तो एक तो मैं कर दूंगी इसने चित्तौड़ पे कब्जा किया सोनगरों करा के, एक मैं कर दूंगी इसने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को रहे, और चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद में हो गए सिसोदिया, और उसके बाद में इनका टाइटल हो गया राणा या महाराणा। ये टाइटल लगाना शुरू कर दिया। अब चूंकि राजा बना तो इसने कहा यार यहाँ पर एक मंदिर बनवाते हैं, तो इसने मंदिर बनवाया चित्तौड़ के अंदर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। यह अन्नपूर्णा माता का एक नाम हो रहा है बरबड़ी माता, और इनकी बातें मेवाड़ वाले बहुत ज्यादा पूजा करते थे राजा महाराजा, इसलिए अन्नपूर्णा माता के लिए कहा जाने लगा कि ये मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के जो गुहिल थे, उनकी इष्ट देवी है।
उनकी टुटेलरी डेटी है, उनकी इष्ट देवी मानी जाती है। फिर किसी ने कहा भाई तो इनकी कुल देवी कौन सी, इनकी क्लेन डेटी कौन सी है, तो कहा इनकी जो कुल देवी है वो है बाण माता। तो ये याद रखना आपने कि मेवाड़ के गोहिलों की कुल देवी कौन सी है, कि बाण माता। मेवाड़ के गोहिलों की इष्ट देवी कौन सी है, तो अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता का नाम और क्या, बरबड़ी माता। फिर किसी स्टूडेंट के दिमाग में सर ये क्या है, किसी को कुल देवी बता देते हो, किसी को इष्ट देवी बता देते हो, क्या अंतर होता है, कोई टुटलरी डेटी है, कोई क्लेन डेटी है। सिंपल सा, किसी भी कुल डायनेस्टी वंश जो होता है उसकी एक देवी होती है, परमानेंट देवी होती है, वो तो होती है उसकी कुल देवी। उस कुल के लोग जहां जहां जाके रहने लग जाते हैं, वहां वहां किसी एक लोकल देवी की और पूजा करने लग जाते हैं, वो होती है उनकी टुटलरी डेटी। तो वो तो हो गई अन्नपूर्णा माता। अब भले गोहिल वो नेपाल रहे, भले वो महाराष्ट्र रहे, भले वो मेवाड़ रहे, उनकी कुल देवी तो सबकी कौन सी है, बाण माता। पर नेपाल वालों ने एक अलग पूजा की, महाराष्ट्र वालों ने एक अलग पूजा की, मेवाड़ वालों ने एक अलग पूजा की, वो उनकी होगी इष्ट। वो कौन सी है उनकी, अन्नपूर्णा माता है, बरबड़ी माता। और इनका मंदिर किसने बनवाया था, तो हमीर ने इनका मंदिर बनवाया था। और क्या चीजें हम पढ़ते हैं, देखो अपने उपाधियां देखो। अब जब इतना बड़ा राजा होगा तो उसकी उपाधियां भी होगी कुछ ना कुछ। तो क्या उपाधियां, देखो मैं उपाधियां बताता हूँ। टाइटल्स, हमीर ने क्या टाइटल ग्रहण, मेवाड़ एक बार रावलों के हाथ से निकल गया था, गुहिलों के हाथ से निकल गया था। गुहिलों में वापस कोई आदमी आया जिसने मेवाड़ पर कब्जा किया, वो कौन है, हमीर। सिसोदा का इसलिए सिसोदिया है, राणा टाइटल लगाना शुरू किया इन्होंने। अंतिम रावल रतन सिंह है, पहला राणा हमीर। इसलिए मेवाड़ को रिवाइव किया इस आदमी ने, इसलिए आप कह सकते हो कि मेवाड़ का रिवाइवर है। हिंदी में कहें तो मेवाड़ का उद्धारक है, या इंग्लिश में आपको हो तो ये मेवाड़ का सेवियर है। मेवाड़ का उद्धारक है, या मेवाड़ का प्रोटेक्टर है, या उसका रिवाइवर है उसका। फिर इसके बाद में मैंने कहा इसकी पीढ़ी के राजाओं ने राज किया, इसलिए इसकी पीढ़ी के राजाओं ने इसकी खूब तारीफें की। और महाराणा कुंभा जब आगे बनेंगे, महाराणा कुंभा एक प्रशस्ति लिखवाएंगे, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला है, उसकी जो यूलोजी लिखी हुई है, उसकी जो प्रशस्ति, कल मैंने बता दिया था प्रशस्ति क्या होती है, जिसमें राजाओं की तारीफें हो। और इसके अंदर वो लिखवाते हैं, अपने इस हमीर के लिखवाते हैं कि साहब हमीर विषम घाटी पंचानन है। 3 शब्द देखो, विषम घाटी पंचानन। मैं तीनों को तोड़ता हूं। पंचानन का मतलब होता है शेर, लोइन। घाटी का मतलब होता है युद्ध, आक्रमण, अटैक। विषम का मतलब होता है कठिन, टफ। कठिन युद्ध में शेर के समान, वह राजा जो कठिन युद्धों में शेर के समान रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, विषम घाटी पंचानन। और वो कौन है, हमीर। ऐसा कौन सी प्रशस्ति कहती है, कुंभलगढ़। ऐसे ही कुंभा ने एक बुक लिखी थी, रसिक प्रिया। और उस रसिक प्रिया बुक के अंदर उसने लिखा कि जो मेरे दादाजी हुए हमीर, वो एक ब्रेव किंग हुए थे, वीर राजा हुए थे। तो उन्होंने इसकी उपाधि क्या दे दी, एक और वीर राजा। फिर कर्नल टोड, अपने राजस्थान का इतिहासकार, और कर्नल टोड ने कहा ये प्रबल हिंदू है, कोई पावरफुल हिंदू किंग हुआ है तो वो कौन हुआ है, तो उसने कहा हमीर हुआ। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कर्नल टोड ने कह दी। तो ये हमीर की उपाधियां याद रखना कि हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति विषम घाटी पंचानन कहती है, रसिक प्रिया एक बुक है कुंभा की, उसमें इसको वीर राजा कहा गया है, और कर्नल टोड जो हिस्टोरियन है उसने इन्हें प्रबल हिंदू कहा है। ये हमने हमीर के बारे में बातें पढ़ी, उनके हमने विक्ट्री कैंपेन भी देखे, उसके हमने टाइटल्स भी देखे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये 2 राजा आप पढ़ना, पीछे वाले मैंने और पढ़ाए थे, कल की क्लास में अपने और पढ़ेंगे। थैंक यू।